नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। मैं शिव कुमार सिंह। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने किस तरीके से यूक्रेन, अपने दुश्मन यूक्रेन के दो टुकड़े कर दिए हैं। डॉनबास्क, वहाँ का एक शहर को यूक्रेन से अलग कर दिया और उन्होंने पूरी दुनिया के प्रेशर के बाद भी ये डील करी और साइन कर दिया। इसका मतलब ये था कि कभी भी वहाँ पर रशिया जा सकता है और जाके वहाँ के विद्रोहियों का साथ, एक्चुअली वहाँ पर विद्रोही हैं जो रशिया में मिलना चाहते हैं। कई लोग वहाँ यूक्रेन का एक 30% हिस्सा है जो रशिया से मिलना चाहता है और 70% हिस्सा यूक्रेन में ही रहना चाहता है। और यूक्रेन रशिया का ही एक पार्ट है। ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कैसे क्या, ठीक है। इसी को लेके आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ। 2-3 चीज़ आप लोग के सामने आज मैं इस वीडियो के जरिए रखूँगा। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा आप लोग को धैर्य के साथ देखना होगा। अगर आप लोग को इतिहास जानना है रशिया और यूक्रेन के बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मुद्दा है और लेटेस्ट है, अभी फ़िलहाल में चल रहा है। तो इसलिए आप लोग को इस वीडियो को देखना चाहिए। सभी के काम का वीडियो है ये। तो साथियों, शुरू करते हैं। इसमें 3 बातें मैं आप लोग को अभी बताने जा रहा हूँ। एक तो है कि रशिया क्या यूक्रेन पर हमला करेगा, पहला ये। दूसरा ये कि रशिया यूक्रेन की असली कहानी क्या थी और रशिया यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। 3 बातें इसमें हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को पहले सवाल का जवाब आप लोग को देना चाहता हूँ। रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा क्या, ये आप लोग कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास करिए कि रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा तो जो उसके पास संसाधन है उसको पहले जानने की कोशिश करिए। न्यूक्लियर बम रशिया के पास, पहले रशिया का बता रहा हूँ मैं। न्यूक्लियर बम रशिया के पास में 6250 है। 5600 न्यूक्लियर बम पूरे विश्व में, अमेरिका सहित पूरी दुनिया के पास है। अकेले रशिया के पास 6250 है, जो पहले नंबर पर आता है न्यूक्लियर बम के रूप में रशिया। दूसरा, आर्मी रशिया की 29 लाख है। वहाँ की जो आर्मी है वो 29 लाख है। उनके पास जो टैंक है वो 12240। वहाँ तोप, रशिया के पास जो तोप है वो है 7540। फाइटर प्लेन 1511 फाइटर प्लेन है उनके पास और हमलावर तोप 544 है, ठीक है। यह आंकड़ा रशिया का है। अब यूक्रेन का देख लेते हैं। फिलहाल में एट प्रेजेंट में यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर बम नहीं है। लीगली छुपा के वो रखा हो, अमेरिका की मदद से तो बात एक अलग है, लेकिन लीगली जो कागजुम जानकारी में है वो नहीं है। आर्मी वहाँ की 11 लाख है मात्र। कहा 29 लाख और क्या 11 लाख रशिया यूक्रेन। टैंक जो है वहाँ 2596 टैंक है उनके पास और वही 12240 है। आप लोग कंपेयर करते रहिएगा दोनों के बीच का। 12240 टैंक रशिया के पास है और इनके पास टैंक यूक्रेन के पास 2596 है। उधर ही तोप 2040 यूक्रेन के पास है और रशिया के पास जो पहले बताया 7540। फाइटर प्लेन इनके पास 98 है और फाइटर प्लेन रशिया के पास 1511 है। फाइटर हेलीकॉप्टर इनके पास यूक्रेन के पास 34 है और इनके पास हेलीकॉप्टर रशिया के पास 544 है। तो सारे आंकड़ों से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ रशिया और कहाँ यूक्रेन। यूक्रेन कहीं भी नहीं बैठता रशिया के सामने। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, कितना भी राष्ट्रपति के बोलने के बाद भी रशिया के न्यूक्लियर बम रूस नहीं फेंक सकता यूक्रेन पर। न्यूक्लियर युद्ध तो नहीं होगा। कोई भी देश का राष्ट्रपति इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो न्यूक्लियर बम फेंके। दूसरा, आर्मी तो लगती है लड़ाई में, हर युद्ध में आर्मी रहती है। तो आर्मी दोनों देशों की दोनों देशों की उतरेगी तो उनके पास 29 लाख है, इनके पास 11 लाख है। आर्मी से इनकी लड़ाई होगी, जाहिर सी बात है। टैंक जो है वो 12240 है, 2596 है। तो इनका
इस्तेमाल होगा अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो। तोप 2040 है इनके पास 7540 है। फाइटर प्लेन ऐसे ही 98 1511। तो इस तरीके से मैं जो आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो स्थिति बन रही है, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन हैं, वो संबोधन करते हैं अपने देश के नाम, लेकिन वो संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। नाटो देशों को भी संदेश देना चाह रहे हैं एक प्रकार से, और यूक्रेन की जनता को भी वो देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो यूक्रेन की जनता को मैसेज दे रहे हैं कि उनकी यूक्रेन के जो सरकार है वो बहुत अत्याचार कर रही है उनके ऊपर, इसलिए हम आपको बांट रहे हैं। और डोनबास की जो जनता है वो रशियन मूल की है और वो यही चाहती थी कि वो रशिया से मिले। उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि हर देश को आज़ाद रहने का अधिकार है आज की डेट में, और हम अपने देश में नहीं मिलाएंगे डोनबास को, लेकिन हम आज़ाद कर रहे हैं यूक्रेन से। ये बोल करके उन्होंने चैलेंज एक प्रकार से दे दिया है। विश्व युद्ध तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आज की डेट में विश्व युद्ध कोई भी देश नहीं करेगा, चाहे कितने भी आपस में मतभेद हों, लेकिन विश्व युद्ध कोई भी देश नहीं करने वाला। चाहे आपसी मतभेद रहे और आपस में कितनी भी आंख दिखाते रहें आपस के राष्ट्रपति, लेकिन और ये चीज़ 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ भी। अमेरिका और रशिया दोनों वर्ल्ड पावर के रूप में बने, फर्स्ट टॉप में आते थे दोनों, और उनकी लड़ाई होती थी और शीत युद्ध चला लगातार 45 से 46 साल। अभी मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कॉन्फ्लिक्ट में इनके बीच का पूरी कहानी आप जानिएगा। तो ये तो पहले सवाल का मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया। अब उसी मुद्दे पर मैं आता हूँ कि रशिया और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली था क्या। दरअसल दोस्तों ये कहानी 70 साल पहले की, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 की है। 1945 के बाद ब्रिटेन की स्थिति खराब हो जाती है। पहले ब्रिटेन 1945 से पहले वर्ल्ड पावर के रूप में था। ब्रिटेन की स्थिति खराब हो जाती है और ब्रिटेन अमेरिका से कर्ज ले लेता है। अमेरिका इस तरीके से सुपर पावर बन जाता है। लेकिन उधर रशिया के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वार का कोई खास असर नहीं पड़ता, और उसके पीछे कारण खास था। रशिया सेकेंड वर्ल्ड वार में नहीं था, ऐसे ही अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वार में डायरेक्टली नहीं था, ना रशिया था। अमेरिका सब देशों को दो ग्रुप थे आपस में बटे हुए। एक तो था यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इस तरीके से 3-4 ग्रुप थे इन लोग के। दूसरी तरफ था जापान, जर्मनी, इटली। तो जो सेकंड ग्रुप है वो हार जाता है। जर्मनी का जो हिटलर रहता है, जो सबसे मेन कारण था सेकंड वर्ल्ड वार का, वो सुसाइड कर लेता है। और जापान के ऊपर अमेरिका, हम हिरोशिमा नागासाकी में 2 शहर हैं जापान के, उस पर बम डाल देता है, न्यूक्लियर बम, यही वाले, जिसका असर कई साल तक रहता है। वो अपना हथियार डाल देते हैं जापान। उधर इटली के जो राष्ट्रपति हैं उसको कैद कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक जो ग्रुप है पूरी तरीके से हार जाता है। पहला ग्रुप जीतता है, लेकिन क्योंकि युद्ध में हमेशा नुकसान होता है, जान हानि हो, चाहे पैसा हो, चाहे संसाधन, हर तरीके का नुकसान रहता है। इस तरीके से भले ब्रिटेन जीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार भी गया, क्योंकि वो अपनी सुपर पावर में पीछे हो जाता है। अब अमेरिका और रशिया की लड़ाई चालू होती है। रशिया क्योंकि डायरेक्टली कूदा नहीं था युद्ध में, रशिया नहीं था, रशिया में कम्युनिज्म चल रहा था, साम्यवाद। ये आगे लगातार इस वर्ड को आप लोग याद रखिए, कम्युनिज्म। वहाँ पर लगातार साम्यवाद सरकार वहाँ रहती है, ठीक है। वो सरकार रहती है स्टालिन की। स्टालिन उस समय में वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं। उनकी साफ सिद्धांत था रशिया का कि हमें युद्ध नहीं करना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ऐसे ही हुआ, सेकंड में भी ऐसे ही हुआ। लेकिन फिर भी सेकंड वर्ल्ड वार में रशिया को युद्ध में आना पड़ा अपने बचाव के लिए, क्योंकि जर्मनी का जो हिटलर था, तानाशाही, उसको पागल भी बोलता हूँ मैं एक प्रकार का, पागल राष्ट्रपति था वो एक प्रकार। वो
हमला कर देता है रशिया पर। अब रशिया को अपने आप को बचाने के लिए उस युद्ध में आना पड़ता है। तो उसकी लड़ाई केवल और केवल जर्मनी के साथ थी, जापान और इटली के साथ नहीं थी। तो सिर्फ 10% हिस्सा उसका असर पड़ता है, उसके ऊपर असर पड़ता है, ये बात समझिए। तो उसका भी नुकसान नहीं होता। फिर दो पावर के रूप में, दो देश पावर के रूप में उभरते हैं, और वो जो देश रहते हैं अमेरिका और रशिया। अब इनके बीच में शीत युद्ध चालू हो जाता है। उसके पीछे खास कारण था। अमेरिका एक पूंजीवादी देशों में, कैपिटलिस्ट देशों में, कंट्रीज में शामिल रहता है, और रशिया जो है कम्युनिज्म, समाजवाद के रूप में स्थित रहता है। तो दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, और वो युद्ध दोनों के बीच में शीत युद्ध, माफ करिए, शीत युद्ध इस बात पे होता है कि कौन ज़्यादा देश पर कब्जा कर सकता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने ओर कर सकता है। ये लड़ाई लगातार चलती लड़ाई चलती है 1990 तक। अब आतंकवादियों की मदद से अमेरिका और किश्चोव नाम के वहाँ के एक राष्ट्रपति थे 90 के आसपास, उनको बहला फुसला करके रशिया को, वहाँ के राष्ट्रपति को तैयार कर लेते हैं कि रशिया यूएसएसआर को 15-16 हिस्सों में बांट दिया जाए। 16 हिस्सों में बढ़ता है रशिया। उसमें से एक होता है यूक्रेन, जो आज का असली मुद्दा है, जो लड़ाई का कारण है। यूक्रेन एक देश के रूप में उभरता है यूएसएसआर से अलग होकर के। अब 91 से 90 तक वहाँ पर कम्युनिज्म, समाजवाद सरकार रहती है। अब जब समाजवाद सरकार वहाँ रहती है, 91 में वहाँ पर पूरी तरीके से रशिया अलग हो जाता है यूएसएसआर से। यूएसएसआर 15 से 16 अलग अलग हिस्से होते हैं। अब वहाँ पर कम्युनिज्म खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो कम्युनिज्म खत्म हो जाता है, वहाँ लोकतंत्र आ जाता है। लोकतंत्र का दूसरा नाम होता है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, जहाँ बाहुबली होते जाता है, गरीब और गरीब होते जाता है। कई देशों का आज वही हालत है, हमारे भारत में भी आज वही स्थिति है, जिसको मैं सीधे तौर पर यही बात बोलता हूँ। लोकतंत्र मतलब कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म मतलब जनता को नौकर बना के रखना। तो अब इस प्रकार से वहाँ 16 हिस्से में तो बांट देते हैं यूएसएसआर को, लेकिन 16 हिस्से में बांट तो देते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे देश अलग अलग आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद सारे देशों में लोकतंत्र आ जाता है। उसमें से 2 या 3 देश शायद थे, उसमें मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो वहाँ पर बाद में भी काफ़ी लड़ाई चलती है अमेरिकन और मतलब पूंजीवादी देशों से, और वहाँ पर उन लोग साम्यवाद सरकार वहाँ बनती है बाद में। लेकिन रूस में जो सबसे बड़ा सरगना था, मान के चलो सबसे बड़ा, उसको राजा के रूप में बोल सकते हो कम्युनिज्म का, वहाँ पर लोकतंत्र आ जाता है। एक प्रकार से वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था चलने लगती है। अब टीस तो रहती है उनके बीच में, उनके मन में टीस तो रहती है कि ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जनता वहाँ काफ़ी खुश थी कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म होता ही ऐसा है कि हर व्यक्ति के लिए वहाँ बराबरी का हिस्सा रहता है। वहाँ ना कोई गरीब रहता है, ना कोई अमीर रहता है, सब बराबर रहते हैं, और सब देश के नागरिक हैं, और देश की सारे संसाधन, सब कुछ आम लोगों का है, सबका है बराबर। तो उनके मन में एक टीस तो रहती है इस बात की। अब होता ये है कि जो हिस्से बढ़ जाते हैं यूएसएसआर के, हिस्से तो बांट देता है, लेकिन आपस में सदाचार, आपस में जो प्यार मोहब्बत है यूएसएसआर का, वो कायम रहता है। मतलब रशिया फिर भी बना के रखता है सारे देशों से, सारे देश उसके सपोर्ट में रहते हैं, और आज भी सपोर्ट में है सिवाय यूक्रेन के। अब यूक्रेन की मैं आपको कहानी बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली लड़ाई कहाँ से होती है। यूक्रेन की लड़ाई होती है 2013 के बाद। 2013 तक सारी चीज़ ठीक चल रही होती है। वहाँ जो भी सरकार बनती है वो पपेट सरकार बनती है रशिया की पपेट सरकार एक प्रकार से रहती है 2013 तक यूक्रेन में। नवंबर 2013 में वहाँ की जनता
एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा आंदोलन करती है और वो बोलती है बस बहुत हुआ। हमारा देश जब आज़ाद है तो हम रशिया के हिसाब से क्यों चलें? हमारी सरकार अपनी हो और सब देशों के साथ में हमारे रिश्ते रहें। इसको लेकर के बहुत बड़ा एक वहाँ पर आंदोलन होता है और ये आंदोलन इतना बड़ा रहता है कि फरवरी 2014 में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको देश छोड़ के भागना पड़ता है और वो भाग जाते हैं रशिया। उसके बाद वहाँ एक जनमत संग्रह कराया जाता है। उस जनमत संग्रह में पता चलता है कि 70% जनता यूक्रेन की चाहती है कि यहाँ पर रशिया अपना इंटरफेयर ना करे और 30% जनता जो है वो रशिया में मिलना चाहती है, जिनके बारे में डिटेल में आगे आएगा। दो शहर हैं यूक्रेन के, जिनमें से एक को आज़ाद कर दिया है इस वक्त रशिया ने एक डील के हिसाब से, पोनोस्क। तो ये है कहानी उसके बीच की। एक्चुअली दोस्तों डोनेस्क और लुनेस्क करके एक जगह, दो जगह हैं। उस पूरी जगह को मेरे पास मैप होता था, आप लोग को मैप को सही तरीके से समझा पाता। डोनबास रीजन के नाम से उनको जाना जाता है। तो उस पूरे रीजन को एक प्रकार से रशिया ने आज़ाद घोषित कर दिया है और ये भी बोल सकते हैं कि नाटो देशों को एक प्रकार से चैलेंज दे दिया है। अब 2013 में वहाँ की सरकार दूसरी बनती है। वो सरकार वही होती है जो वहाँ की जनता जैसा चाहती है। वहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ जो भी सरकार बने वो अपने हिसाब से चले, किसी की पपेट सरकार ना हो। और उनका नाम होता है जेलेंस्की, जो आज के राष्ट्रपति हैं, जो आज भी राष्ट्रपति हैं। और वो बिल्कुल उल्टा चलते हैं रशिया से। रशिया जो भी बात बोलता है उसके उलट ही चलते हैं। और वो एक प्रकार से मान सकते हैं अपन अमेरिकन और नाटो देश जो है उनके एक प्रकार से साथी हैं। तो ये एक्चुअली एक अपन इसको बोल सकते हैं, ये एक कारण है युद्ध का, मतलब ये एक कारण है आपस में इन लोग के मनमुटाव का। लेकिन जो असली कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन ये लंबा ही रहेगा क्योंकि पूरा इसका डिटेल जानना है तो थोड़ा सा लंबा ही रखना पड़ेगा। अब उसके बाद का एक्चुअली कहानी जो है असली जो आती है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली जो लड़ाई है वो है नेचुरल गैस। एक्चुअली रशिया और इराक और एक देश और है, कतर। ये 3 देश हैं जहां पर नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और रशिया में एक गैस प्रॉप करके एक रशियन कंपनी है, रशियन गवर्नमेंट कंपनी है। ये नेचुरल गैस का सबसे बड़ी कंपनी है पूरे विश्व में और पूरे विश्व में ये सप्लाई करती है नेचुरल गैस। अपन ये बोल सकते हैं कि रशिया का 40% साल भर का जो उनका एनुअल जो हिस्सा है रशिया का, उसमें 40% हिस्सा इस नेचुरल गैस से, 40% बिजनेस रशिया को इस नेचुरल गैस के थ्रू आता है। अब है क्या लड़ाई असली कहाँ से शुरू हुई? लड़ाई ये एक्चुअली शुरू हुई है कि रशिया को अपने गैस प्रॉप जो कंपनी है, वो गैस प्रॉप के जरिए, गैस प्रॉप कंपनी को, मतलब रशियन गवर्नमेंट कंपनी है, इनको पूरे विश्व में सप्लाई करना पड़ता है। अब वो सप्लाई होता है गैस पाइप के जरिए और ये गैस पाइप कई देशों से होकर गुजरता है। अब उसमें से एक देश था यूक्रेन से भी होकर के गुजरता है। 2013 तक कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2013 के बाद क्योंकि मनमुटाव हुआ, सरकार अलग बन गई, पपेट सरकार नहीं रही,
तो अब वहाँ वो मांगने लगे किराया। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे गवर्नमेंट कुछ टावर लगाने जा रही है, अपना कुछ काम करने जा रही है, वहाँ से घर हटाना है, तो लोगों को किराया के रूप में, रेंट के रूप में देते हैं। वैसे उसी प्रकार से जो देश अपना नेचुरल गैस पाइप अंडरग्राउंड से भेजना चाहेगा कोई भी देश से, तो उसे किराया देना पड़ेगा। और किराए के रूप में यूक्रेन $33 मिलियन हर साल मांगने लगा। अब यहाँ से असली लड़ाई चालू होती है। अभी तक रशिया फ्री में सारा काम उसका हो रहा था, लेकिन अब जो इतनी बड़े संख्या में उनको जो यूक्रेन को देना पड़ रहा था किराया, अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। अब इन्होंने अलग अलग प्रकार का, रशिया ने यूक्रेन को घेरना शुरू किया। उनको $33 मिलियन दे तो दिए, लेकिन $33 मिलियन देने के बाद में अब यूक्रेन, क्योंकि अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, मतलब नाटो देश की तरफ सपोर्ट में जाने लगा। अब ये आप लोग को जानना होगा कि नाटो देश क्या है। नाटो देश के बारे में थोड़ा मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। नाटो देश 1949 में अमेरिका ने इसको बनाया था, और इसमें करीब करीब आज की डेट में 30 देश मेंबर हैं। और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर कोई भी देश इन 30 देशों में से एक देश पर हमला करता है, तो ये हमला पूरे के पूरे 30 देशों के ऊपर हमला कहराएगा, और ये सब 30 देश उस देश से लड़ेंगे। ये इसकी संधि थी एक प्रकार से। और शुरुआत में जब 1949 में बना, तब मात्र 12 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका इसका हेड था। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इस प्रकार से 12 देश थे, लेकिन आज ये 30 देश है। अब मामला क्या है असली, यूक्रेन भी बहुत सालों से इस 2013 के बाद से इसका मेंबर बनना चाह रहा है। यूक्रेन इसका मेंबर इसलिए बनना चाह रहा है क्योंकि यूक्रेन को ऐसा लगता है कि रशिया उस पर कभी भी हमला कर सकता है, या रशिया से सुरक्षा उसको शायद नाटो में जोड़ने के बाद मिल जाएगी। रशिया चाहता नहीं नाटो देश में यूक्रेन मिले। क्यों नहीं चाहता? जब अमेरिका और यूक्रेन ये सब तैयार हैं नाटो देश, तो रशिया कौन होता है? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा खाजी, ये कहावत तो आप लोग ने सुनी होगी। मगर उसकी एक अलग विधा है। उसका कारण ये है कि जो ये नाटो देश हैं, इसमें से मैक्सिमम देश, अगर आप मैप में देखेंगे, मैक्सिमम देश चारों तरफ से रशिया को घेर रखे हैं। अब ये जब चारों तरफ से देश घेर लिए हैं, कल की डेट में अगर कभी भी विश्व युद्ध होता है, तो अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस, कोई भी विरोधी देश रशिया में आराम से एंट्री ले सकता है। सिर्फ यूक्रेन का एक भाग था 2013 तक जो बचा हुआ था, जो मित्र था रशिया का, जो कहीं ना कहीं नाटो में शामिल नहीं था, और वहाँ सुरक्षा थी रशिया को। लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं बिछड़ गया 2013 के बाद में। तो पहला खतरा तो ये है आंतरिक सुरक्षा वहाँ की। दूसरा, नेचुरल गैस सिर्फ रशिया में नहीं पाया जाता, नेचुरल गैस यूक्रेन में भी था। यूक्रेन में डोनेस्क और लुनास्क करके ये 2 जगह हैं, 2 क्षेत्र हैं, जहां पर नेचुरल गैस का कुआं भंडार पाया जाता था। अब ये जो है, इस गैस के लिए भी बहुत बड़ी एक लड़ाई है। पहले ये पूरा हिस्सा रशिया को मिलता था, लेकिन 2013 के बाद ये हिस्सा अमेरिका को और दूसरे यूरोपियन जो देश हैं उनको जाने लगा। तो ये जो लड़ाई है दूसरी, ये बिजनेस के लिए भी है एक प्रकार की। ये 2 लड़ाइयाँ बहुत बड़ी वजह हैं जो इस पूरी कहानी का मुख्य पात्र है, मुख्य कारण है। तो आज मैंने जो आप लोग को पूरा एक जो
हिस्ट्री की स्टोरी बताई है यूक्रेन और रशिया की। इस वीडियो को आपको अगर पसंद आए तो आप ध्यान से देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जो अलग अलग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो उनके भी काम आएगा। और अभी लेटेस्ट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अपडेट समय समय पर मैं आप लोग के लेके आता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अपडेट था एक दिन पहले जो मैंने आपको बताया था कल का, कि कल रात को किस प्रकार से पुतिन ने डील साइन कर दी। और जिस वक्त मैंने न्यूज़ बनाई थी वो रात का ही समय था, रात को ही मैंने ये न्यूज़ बनाई थी पुतिन के डील के तुरंत बाद, तो हमने वो दिया था। ऐसी कोई बड़ी खबर आती है तो आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा। और इसी प्रकार की इतिहास की जो कारण है ना, ये आप लोग के बीच में मैं इतिहास की जो अलग अलग इतिहास की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या भारत में भी जो इतिहास रहा है वो भी मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा। उसके अलावा दोस्तों हम लोग अब क्योंकि डिमांड है कई लोगों की, क्राइम न्यूज़ भी बनाने जा रहे हैं, क्राइम स्टोरीज भी आप लोग के सामने लेकर के आया करेंगे। तो गूंज को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जितने आप शेयर करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे। हमारा मकसद केवल एक ही है, आम जनता के लिए गूंज हमेशा खड़ा है तत्परता से, और हमेशा खड़ा रहेगा। तो अभी के लिए मैं विदा चाहता हूँ। आज की कहानी थी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी के लिए शिव कुमार सिंह को गूंज लाइव न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।